शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। शुभ विवाह वर्सेस कुंडली मिलान की श्रृंखला में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंडली मिलान के अंतर्गत, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि अष्टकूट होता है और अष्टकूट के अंतर्गत 8 चीज़ें आती हैं और उसी के अनुसार जो है जब कुंडली वर और वधू की मिलाई जाती है तो उनको नंबर भी मिलते हैं। अष्टकूट में जो सबसे पहली चीज़ आती है उसको हम कहते हैं वर्ण विचार। और मैंने ये भी बताया था कि जो वर्ण होते हैं, जो अष्टकूट में जिसका नंबर पहला दिया गया है उसको 1 नंबर 1 अंक मिलेगा, जो 2 नंबर पे है उसको 2 नंबर और जो 3 नंबर पे है उसको 3 नंबर। इसी तरह से 8 अष्टकूट वर्णों का जब टोटल किया जाता है तो 36 नंबर इस प्रकार से मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अष्टकूट में सबसे पहले नंबर पे आता है वर्ण विचार। आखिर ये वर्ण विचार होता है क्या है, क्या वर्ण विचार का मिलना जरूरी है, अगर मिलते हैं तो क्या फल मिलेगा और अगर किसी का वर्ण विचार नहीं मिल पाता है तो क्या उसका प्रभाव होता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है कि कुंडली मिलान में वर्ण विचार का अर्थ क्या होता है। वर्ण विचार को अगर देखा जाए तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि इसका अर्थ होता है जाति। यहाँ पे जाति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली जाति से नहीं कैलकुलेट होती है। देखा जाए तो समस्त मानव को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजित किया गया। शास्त्र में कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य की उत्पत्ति की थी तो उस समय जब जिन मनुष्यों को उन्होंने अपने सर से उत्पन्न किया था वो लोग ब्राह्मण कहलाए थे। फिर उन्होंने दूसरे नंबर पर जिन लोगों को अपने कंधों से उत्पन्न किया था वो लोग क्षत्रिय वर्ण के लोग कहलाए थे और जिन लोगों को उन्होंने अपनी नाभि से उत्पन्न किया था वो लोग वैश्य वर्ण के लोग कहलाए थे और जिन लोगों को ब्रह्मा जी ने अपने पैरों के नाखूनों से उत्पन्न किया था उन लोगों को जो था शूद्र वर्ण की संज्ञा दी गई थी। ये चारों वर्ण जो है इसी प्रकार से गिने जाते हैं। यहाँ पे 4 वर्णों में का अर्थ होता है, जो ब्राह्मण होता है वो सत्वर्ण सात्विक होती हैं। नंबर 2 जो क्षत्रिय होते हैं वो रजस गुण के होते हैं और जो वैश्य होते हैं वो राजस गुण के होते हैं और जो शूद्र होते हैं वो तमस गुण के प्रतीक होते हैं। तो हमारे जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने इस परंपरा को लेकर के आज तक जो है ब्राह्मण के जितने भी वेद हैं विद्या है इस चीज़ को देने का जो कार्य सौंपा गया था वो ब्राह्मणों को कहा गया था, क्योंकि ब्राह्मणों को बुद्धि का प्रतीक माना गया था। मस्तिष्क में से ब्रह्मा जी ने उन्होंने उत्पन्न किया था। तो इसीलिए शास्त्रों में ये कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तभी आप ब्राह्मण हैं। यहाँ पे कुंडलियों में आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए या शूद्र के घर पैदा हुए, एक शूद्र के घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी जो है ब्राह्मण का कार्य कर सकता है और ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी शूद्र के समान कार्य कर सकता है। ये उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। अब जैसे मैंने कहा जो विद्या बुद्धि का काम करने वाले होंगे वो लोग ब्राह्मण कहलाए। क्षत्रिय शूरवीरता के प्रतीक थे तो उनको सैनिक का काम दिया गया, उनको रक्षा करने का कार्य किया गया। उसी प्रकार से अगर जो वैश्य थे तो उनका काम था कि वह व्यापार करे, व्यवसाय करे और अपने राज्य को समृद्ध बनाए। और साथ ही साथ जो शूद्र वर्ण के जो लोग थे उनको कहा गया कि वो कृषि का यानी किसान वाला काम करेंगे। समाज में जितने भी अन्य प्रकार के सेवा प्रदान करने वाले कार्य होंगे और जो भी कर्मठ लोग होंगे उन सबको जो था शूद्र के वर्ण में रखा गया। तो शुद्ध जो बहुत कर्मठ माने जाते हैं और वो हर प्रकार के कार्यों को करने वाले थे। तो इस हिसाब से ब्रह्मा जी ने उनका जो था विवरण किया हुआ था। लेकिन कुछ महानुभवों ने ब्राह्मण जो जिस प्रकार से ये वर्ण थे वर्णों को उन्होंने जातियों में बदलना शुरू कर दिया और इस तरह से जाति प्रथा शुरू हो गई। असल में देखा जाए तो हमारे किसी भी वेद में इस प्रकार की जातियों का कहीं भी उल्लंघन नहीं मिलता है। इवन गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि कर्मों से आपकी जाति देखी जाती है, ना कि जहाँ आप पैदा हुए हैं उससे आपकी जाति देखी जाती है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली बात है, आपको ये सबको पता है कि कुल मिलाकर के 12 राशियाँ होती हैं और 12 राशियों को जो है
चार भागों में, मतलब तीन तीन हिसाब से बांट करके चार तत्वों में बांटा गया है। जैसे जो मीन राशि है, वृश्चिक राशि है और कर्क राशि है, ये तीन राशियां जो है ब्राह्मण वर्ण की राशियां होती हैं और ये राशियां जल तत्व के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि मीन राशि भी जल तत्व की है। वृश्चिक राशि जिसमें जो केकड़ा है, जो क्रैब है, वो भी पानी में रहता है, और कर्क राशि वो भी जैसे क्रैब जिसको मैंने कहा केकड़ा है, वो भी पानी में रहता है। तो ये तीन राशियां जल तत्व की राशियां हैं और ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं। तो अब ये सोचिए कि जिन लोगों की मीन, वृश्चिक और कर्क राशि है, ये लोग ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब आप चाहे किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हो, या क्षत्रिय के घर में पैदा हो, या शूद्र के घर में पैदा हुए, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ये भी ध्यान रखिए, अगर आप शूद्र के घर में भी पैदा हुए हैं और अगर आप ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो आपके जो विचार होंगे, जो सोचने समझने की जो शक्ति होगी, वो एक किसी ब्राह्मण के जैसी होगी। यानी आपका दिमाग उसी तरह से बहुत अच्छा होगा, बुद्धिमत्ता होगी, सोच समझने की शक्ति होगी। आप किसी भी प्रकार के कार्यों को जो है बहुत सटीकता से सोचते हैं, समझते, तब जाकर के आगे फिर जो है आप कोई कार्य करने लगते हैं। तो ये आता है ब्राह्मण वर्ण में, जो लोग दिमाग का कार्य करने वाले होते हैं। तो चाहे आप अध्यापक हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, उससे फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप अध्यापन का काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें दिमाग बहुत अधिक यूज होता है, तो आप ब्राह्मण में आते हैं। तो ये चार राशियाँ, मतलब तीन राशियाँ, मीन, वृश्चिक, कर्क ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं और जल तत्व की राशियां होती हैं। अब आ जाता है नंबर 2, जिसमें आती है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ये जो तीन राशियां हैं, ये क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आती हैं और ये इन राशियों को अग्नि तत्व का समावेश मिलता है, क्योंकि क्षत्रियों के अंदर गर्मी बहुत होती है। जितने भी आपने देखे होंगे जो पुलिस में काम करने वाले होते हैं, आर्मी के जो लोग, उनके अंदर जोश बहुत होता है, तो इसीलिए इनको अग्नि तत्व में रखा गया, इन तीन राशियों को। फिर नंबर 3 आ जाता है, जिसमें आता है वृष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये तीन राशियां हैं। इन तीनों राशियों को जो रखा गया है वो वैश्य वर्ण में रखा गया है। ये जो राशियां हैं भूमि तत्व के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद जब लास्ट राशि आती है, जिसका है मिथुन, तुला, कुंभ, ये तीन राशियां ऐसी हैं जिनको शूद्र वर्ण में रखा गया है और ये वायु तत्व की राशि होती है। देखिए, मिथुन राशि है जो जिसका बुध स्वामी होता है, जो वायु मतलब बुध जो है ग्रीनरी का कारक है। तुला जो है, अगर आपने देखा हो तो एक ऐसे तराजू होता है, तो नीचे जो है वो जमीन से टच नहीं होता है। और जो कुंभ राशि है, तो कुंभ का जो घड़ा अगर आपने देखा होगा तो घड़ा खाली होता है, मात्र उसमें थोड़ा सा पानी होता है। तो ये हवा से भरी हुई राशियां हैं, तो इनको वायु तत्व की राशियां वाले जातक ये होते हैं। अब इनका समावेश, अब इनको आपस में मिलाना होता है कि कौन सी राशि का व्यक्ति कौन सी राशि के साथ, अगर कौन सा वर्ण कौन से वर्ण के साथ मिलेगा, तब जाके उनकी कैसी निभेगी, यही इस वर्ण विचार में देखा जाता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अग्नि तत्व की राशि है और जल तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व की राशि में जैसे मैंने कहा, चाहे मेष राशि है, सिंह राशि है और धनी राशि है, ये अग्नि तत्व की राशियां हो गई। और जल तत्व की राशियां हो गई जैसे मीन, वृश्चिक और कर्क। तो ये सबको पता है कि अग्नि और पानी का आपस में बैर रहता है, दुश्मनी रहती है। तो अब आप सोचिए कि मेष, सिंह, धनु राशि के लोग अगर मीन, वृश्चिक, कर्क राशि के लोगों के साथ अगर इनकी दोस्ती होती है, चाहे इनका विवाह होता है, चाहे इनकी पार्टनरशिप भी होती है, यकीन मानिए ये शत्रुता में बदल जाएगी। इनका आपस में कभी मेल मिलाप होगा ही नहीं। शुरू में बेशक ये बहुत अच्छे रहने वाले हो, लेकिन आगे चल के इनके आपस में, इनके विचारों में हमेशा मतभेद होगा। जो है जल तत्व की राशि के जो लोग हैं वो कुछ और तरह से सोचेंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं, उनका सोच का दायरा उस हिसाब से होगा। जो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लोग हैं, क्षत्रिय वर्ण के होंगे, इनका जो है हमेशा जोश से भरा हुआ रहेगा। तो ये चीज़ें देखना बहुत जरूरी है कि कौन सी राशि किसके साथ मित्र बन के रहती है और कौन सी राशि किसके साथ दुश्मन बन के रहती है। तो अगर यहाँ पे शत्रुता का भाव आ जाता है, तो यकीन मानिए यहाँ पे फिर अच्छा आगे चल के जो है उनके विचार, उनके मन मुताब ये सब चीज़ें बढ़ने लगेंगी, वो नहीं मिलेंगी और फिर आगे आगे चल के जो है मतभेद बढ़ने ही लगते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अब ये सबको पता है कि अग्नि और जो वायु, ये दोनों में आपस में मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि जब अग्नि जलती है तो वायु अगर उसमें हवा मार देती है तो वो अग्नि बहुत अधिक फैलने लगती है। इस कारण तो अग्नि और वायु का आपस में जो है स्वभाव जो है एक तरह से मित्रवत स्वभाव होता है, और इसी स्वभाव को ध्यान में रखते हुए वर्ण व्यवस्था की गई थी
जो वर्ण व्यवस्था विवाह में भी लागू की गई, और जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तभी जाकर के इनका प्रथम बिंदु यानी 1 नंबर आपस में मिलता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अग्नि तत्व की राशियाँ जैसे मेष, सिंह, धनु ये अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, और मिथुन, तुला, कुंभ ये वायु तत्व की राशियाँ हैं। अगर ये लोग आपस में दोस्त बनेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, तो जाकर के इनके जो विचार रहते हैं ये अच्छे चलने वाले होते हैं। तो शास्त्रों में ये बात कहा गई है कि इस प्रकार से ये चीज़ें देखनी चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है यहाँ पे स्त्री, और दूसरा आता है पुरुष। ठीक है, अब यहाँ स्त्री और पुरुष को दोनों का वर्ण मिलाना पड़ता है। ठीक है, अब वर्ण में होता क्या है कि जब विवाह के लिए कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं उस समय ये शास्त्र में कहा गया है कि स्त्री का वर्ण उत्तम होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, और वर यदि जो वर है यानी जो लड़का है या जो पुरुष है उसका वर्ण हो तो विवाह, उसका वर्ण अगर हीन है तो कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। अब आप यकीन मान के चलिए, यानी स्त्री अगर ब्राह्मण तत्व की है और लड़का अगर शूद्र तत्व का है तो वहाँ पे विवाह नहीं चल पाएगा, हमेशा मनमुटाव रहेंगे, मतभेद, यानी स्त्री का वर्ण कम होना चाहिए और पुरुष का वर्ण ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर जैसे मैंने 4 वर्ण आपको बताए, उन चारों में से जो भी अगर आप जैसे मान लीजिए ब्राह्मण के साथ अगर स्त्री शूद्र वाली भी है तब भी वो चल जाएगी, क्षत्रिय वाली है तब भी चल जाएगी, ब्राह्मण है तो भी चल जाएगी। लेकिन अगर स्त्री ब्राह्मण की है और लड़का शूद्र क्षत्रिय इसमें आ जाता है तो वहाँ पे जो है स्त्री का पलड़ा भारी हो जाता है और इस हिसाब से फिर आगे नहीं बन पाती है। तीसरा, शास्त्र में ये कहा गया है कि जो जिनका वर्ण कम होता है, हीन वर्ण के होती हैं, तो ऐसे में विवाह करने पर अगर जैसे मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि लड़के का वर्ण छोटा है और लड़की का वर्ण बड़ा है तो वहाँ पर लड़के और लड़कियों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, और कई बार तो इतना अधिक प्रॉब्लम होती है कि लड़के के ऊपर जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ जाता है। तो ये चीज़ भी आपको वर्ण जब मिलाया जाता है तब ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। स्त्री और पुरुष का अगर एक वर्ण होता है तब आपको 1 नंबर मिल जाता है, और दूसरे के विपरीत अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं, मान लीजिए स्त्री का वर्ण अलग है और पुरुष का वर्ण अलग है, तब आपको यहाँ पे गुण मिलान में 1 नंबर की जगह आपको 0 मिलता है, और इस प्रकार से फिर ये वर्ण मिलान की संख्या आगे बढ़ती जाती है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। मान लीजिए कोई पुरुष है और ये कोई स्त्री है। अगर ब्राह्मण वर्ण की स्त्री है, याद रखिए स्त्री अगर ब्राह्मण वर्ण की है और पुरुष भी ब्राह्मण वर्ण का है तो दोनों का विवाह होगा, तो दोनों का गुण आपस में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर कन्या ब्राह्मण वर्ण की है और लड़का क्षत्रिय वर्ण का है तो यहाँ 0 अंक मिलेगा। कन्या ब्राह्मण वर्ण की है, लड़का वैश्य वर्ण का है, यहाँ पर भी आपका गुण मिलान नहीं होगा। कन्या शूद्र वर्ण की है और फिर कन्या ब्राह्मण वर्ण की है और पुरुष शूद्र वर्ण का है तब भी यहाँ पे मिलान नहीं होगा। तो यानी कन्या को भी ब्राह्मण वर्ण के साथ के लिए अगर कन्या ब्राह्मण वर्ण की है तो उसके लिए पुरुष भी ब्राह्मण वर्ण का ही देखना पड़ेगा, तभी जाके दोनों के विचार आगे मिल पाएंगे। तो यहाँ पे गुण मिलान में आपको 1 नंबर मिलेगा। अभी दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मान लीजिए कन्या क्षत्रिय वर्ण की है, तो क्षत्रिय वर्ण की कन्या के साथ ब्राह्मण वर्ण का लड़का विवाह कर सकता है। क्षत्रिय वर्ण की कन्या के साथ क्षत्रिय वर्ण का लड़का भी विवाह कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय वर्ण की कन्या के साथ वैश्य और शूद्र वर्ण के दोनों लड़के विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्षत्रिय वर्ण बड़ा हो जाएगा, वैश्य और शूद्र वर्ण नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर कन्या का वर्ण ऊपर हो गया और वर का वर्ण नीचे आ गया, तो ये मिलान नहीं माना जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, अगर कन्या वैश्य वर्ण की है और लड़का ब्राह्मण वर्ण का है, दोनों का मिलान हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। कन्या वैश्य वर्ण की है, लड़का क्षत्रिय वर्ण का है, तब भी आपका मिलान हो जाएगा। कन्या वैश्य वर्ण की है और लड़का भी वैश्य वर्ण का है, तब भी मिलान हो जाएगा। लेकिन कन्या अगर वैश्य वर्ण की है और लड़का शूद्र वर्ण का है तो ये मिलान नहीं होगा, तो आपका मिलान में 0 आ जाएगा। अब उसी के अनुसार लास्ट एग्जाम्पल आप देखिए, कन्या अगर शूद्र वर्ण की है और लड़का अगर ब्राह्मण वर्ण का है तब भी मिलान हो जाएगा, 1 नंबर मिलेगा। कन्या अगर क्षत्रिय वर्ण की है, लड़का अगर भी क्षत्रिय वर्ण का है तब भी आपका मिलान हो जाएगा।
कन्या वैश्य वर्ण की है, लड़का भी वैश्य वर्ण का है, तब भी आपका मिलान हो जाएगा, 1 नंबर मिलेगा। और कन्या अगर शूद्र वर्ण की है और लड़का वैश्य वर्ण का है तब भी मिलान हो जाएगा। कन्या अगर शूद्र वर्ण की है और लड़का भी शूद्र वर्ण का है तब भी मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे ध्यान से, तो कन्या अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 3 जो बताए गए हैं, तो यानी ब्राह्मण कन्या का विवाह ब्राह्मण कन्या के साथ हो सकता है, क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ हो सकता है, और वैश्य कन्या का विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ हो सकता है, और शूद्र कन्या का विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब के साथ हो सकता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप लड़का देखेंगे तो लड़का ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है, तो ब्राह्मण लड़के के साथ सिर्फ ब्राह्मण लड़की ही चलेगी, वो उसके साथ उसे। लेकिन ब्राह्मण लड़के के साथ जैसे मैंने कहा क्षत्रिय लड़की भी चल जाएगी, शूद्र भी चल जाएगी, वैश्या भी चल जाएगी, लेकिन क्षत्रिय लड़के के साथ ब्राह्मण वर्ण की कन्या नहीं चलेगी, वैश्य और शूद्र और क्षत्रिय चल जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा गुण मिलान के वक्त की जाती हैं। इसी तरह से कुंडली में गुणों का मिलान किया जाता है, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी दोनों व्यक्तियों को आपस में बितानी होती है, तो यहाँ पे विचार जो है कई बार नहीं मिल पाते हैं और इसी कारण जो है फिर आगे चल के घर गृहस्थी अच्छे से नहीं बन पाती है। तो इन चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको वैश्य विचार के बारे में बताऊँगी। आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।